अच्छा डॉक्टर फारूक इस्लाम, ये 30 मिलियन आबादी का जो छोटा सा मुल्क जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें 80% जो आबादी है वो भूख और बीमारी का शिकार है और 14.3 मिलियन को इमीडिएट असिस्टेंस की जरूरत है। इसके साथ साथ कुछ और स्टैटिस्टिक्स भी है मेरे पास जिसके जरिए ये हमें पता चलता है कि कॉलेरा समेत मीजल्स और डेंगू जैसी और अब कोविड-19 जैसी जितने भी बीमारियां हैं वो आबादी को बहुत ज्यादा उसकी शिकार है। उसके साथ 17.8 मिलियन तो सिर्फ वो है जिनको साफ पानी भी नहीं मिलता। तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है हमें लग रहा। तो इस ह्यूमैनिटेरियन देखिए क्राइसिस मैं के जो अंदर आपको क्या लगता है, क्या यूनाइटेड नेशंस जो है या जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, यूरोप है, ये इनका क्या रोल है इसके अंदर? देखिए रोल ये, अब मैं आपको छोटा सा 1 मिनट से कम अरसे में मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये जो ह्यूमन राइट्स वॉच है वो सारा कुछ बता रहा है। हम जितनी भी यहाँ बातें करें जो भी, वो अपनी उनकी एक रिपोर्ट है। वो ये कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स वॉच has documented at least 90 apparently unlawful Saudi-led coalition airstrikes, including deadly attacks on Yemeni fishing boats that have killed dozens and appear to be deliberately attacks on civilians and civilian objects in violation of the laws of war. At time of writing, according to the Yemen Data Project, the Saudi-led coalition has conducted more than 20,100 airstrikes on Yemen since the war began, an average of 12 attacks a day. The coalition has bombed hospitals, school buses, markets, mosques, farms, And even the bridges, federals also. एंड डिटेंशन सेंटर्स। आप ये देखें कि आपने जो बताई कि वो भूखे लोग मर रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, उनकी तस्वीरें जब आती हैं तो वो देखी नहीं जाती, और उसके बाद लगातार उनके ऊपर बमबारी हो रही है। ये सऊदी बमबारी है, ये जब यूएई वाले अलग बमबारी कर रहे हैं। अब फिर हमारे मौलाना हजरात यहाँ पे एक वो ड्रोन भी अगर क्रूड किस्म का सऊदी अरब के किसी उस पर मारे या फेंके तो वहां पे इस्लाम खतरे में पड़ जाए। यहाँ इस्लाम, और मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना बहुत जरूरी समझूंगा। आपको भी पता है इस्लामी तारीख का, हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 भेजे थे पैगाम लेकर यमन में, और सारा यमन मुसलमान हो गया। ये जो हैं हमारे जो ये ट्राइब्स हैं, ये तो पता नहीं कब आगे कहीं चल के तारीख में मुसलमान हुए होंगे। और यमन की बहुत पुरानी तारीख है। क्वीन ऑफ शीबा का आपने सुना होगा, कुरान शरीफ में भी उसका जिक्र है, कुरान शरीफ में यमन का भी जिक्र है। क्वीन ऑफ शीबा के ज़माने में ये एक सिविलाइजेशन होती थी, जब एम्पायर होती थी। अभी भी सना में इनकी जो बिल्डिंग्स हैं पुरानी, जिनको उन्होंने बॉम्ब मार के तबाह किया है, वो यूनेस्को की हेरिटेज है, यानी एक हेरिटेज के तौर पे। हेरिटेज तो हम क्या बात करेंगे उसके ऊपर, जो वहाँ पूरे आबादी के साथ जो सलूक हो रहा है, फ्यूनरल्स तक तो तकरीबन ये 3% जितनी भी इनकी एयर स्ट्राइक्स हैं सऊदी अरेबिया की, सारी सिविलियंस के ऊपर हैं। तो टारगेट्स तो वहां हो ही नहीं रहे। एक और बात वाज़ह कीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, जब से ट्रम्प आया है, हमने ये देखा है कि उसने जिस तरीके से सऊदी अरब को अंधाधुन असला फ्राहम किया और उस असले का इस्तेमाल सऊदी अरब अपने ही हमसाया ममालिक के खिलाफ कर रहा है, जिसमें यमन भी एक अहम मिसाल है। तो आपको नहीं लगता कोई अकाउंटेबिलिटी, उनकी सेनेट ने भी कुछ ऐसा करारदाद पास की है जिसके अंदर इसके ऊपर कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी रखी जानी चाहिए? हाँ और बिल्कुल। सेनेट ने करारदाद पास की थी कि अमेरिका सऊदी अरब को असला देना बंद करे, इसलिए कि वो यमनी बच्चों को और लाचार लोगों को और सिविलियंस टारगेट को कर मार रहे हैं। हम्म, उसने वीटो कर दिया, ट्रंप ने उसको वीटो कर दिया। वो ठीक है। फिर वापस गया, लेकिन वापस जाने के लिए आपको पता है 2/3 चाहिए मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी नहीं दे सके, कोशिश उन्होंने जरूर की। उसमें 5 रिपब्लिकन्स भी ऐसे थे, रिपब्लिकन ने, ट्रंप की पार्टी ने, जिन्होंने वोट दिया कि सऊदी अरब को ये असला देना बंद करो। यूके ने अलबत्ता असला देना बंद कर दिया, ये कह के कि ये इंसानी जानों का और बेगुनाह बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं ये सब।
ठीक। अच्छा डॉक्टर फारूक हसनैन, इस सारी सिचुएशन के बाद आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई यमन की हालात बेहतर हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान का जो अभी हूथियों से उन्होंने एक गुजारिश की है उसके रद्द-ए-अमल में कोई पॉजिटिव चीज आपको लग रही है, आगे नजर आ रही है आपको इन नियर फ्यूचर के होगी? देखिए अभी जो थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है ना, पिछले 2 हफ्ते हुए हैं कि इन्होंने जो है कैदी हैं उनका तबादला किया था, जी। उससे थोड़ी बहुत उम्मीद होगी कि अगर आप कैदियों का तबादला कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ी सी बातचीत आगे करेंगे। हम्म। तो उसमें यही है, और वो एक और बात भी हो रही है कि अब इसको फेडरेशन के तौर पे यमन लेकिन को बनाया फेडरेशन को जाए। तो हूथीज तो वो मानते नहीं है, पहले वो तो जो 6 उन्होंने डिवाइड जब की थी पहले अग्रीमेंट में, तो उन्होंने उसको कहा था इससे हमारा कंट्रोल कम हो जाता है यमन के ऊपर, तो हम नहीं इसको मानते, उसको तो उन्होंने अपोज किया था उस अग्रीमेंट को। सिर्फ हुतीस तो नहीं है ना, और भी बेशुमार और लोग हैं वहाँ। हम्म। इसलिए कि जो आपने एसटीसी की बात की, वो तो पहले ही अलग ही चाहते हैं, वो तो पहले ही हम्म। चाहते हैं साउथ अलहदा हो जाए। हम्म। तो अलहदगी से कम अगर कोई फॉर्मूले पे ये माने तो हम्म। वो यही हो सकता है कि फेडरेशन आप बना दे और फेडरेशन में ऑटोनॉमी दे दें, और जो जो ट्राइब्स हैं, जो ग्रोह हैं, वो हम्म। अपने तौर पर वहाँ पे हुकूमत करें, और फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो जो कि ये सारे मामला को देखे। अच्छा, एक और इसके इससे ही लिंक सवाल है, क्या आपको लगता है कि जो मशरिकी व्यवस्था की अहम ममालिक हैं और पावरफुल ममालिक हैं, सऊदी अरब जिसमें पेश पेश है, इनको भी थोड़ी सी अपने स्टेप बैक करने की जरूरत है ताकि वो अपने डायनामिक्स के मुताबिक अपने मसाइल को खुद हल कर सकें? पीछे हटना या हमला करना या फिर सीज़फायर मानना, ये किसी के कहने पे नहीं होता, ये होता है ज़मीनी हक़ाइक़ पे। आप खुद सोचिए कि 2015 से ये हम्म। बमबारी कर रहे हैं दोनों। हम्म। 2015 से कितने हम्म। साल हो गए हैं? 5 साल हो गए हैं। हम्म। ये हूतीज़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हूतीज़ बल्कि बल्कि उन्होंने तो इनकी इनकी रिवाज ऑयल की तंसीबात के ऊपर उन्होंने जाके हमला किया, के रामको जो के ऊपर। रियाद हमला करते हैं, वो नहीं मानते। मैंने जो ये रिपोर्ट देखी है एशिया वॉच की, उसमें जिक्र है कि सऊदी 10 मर गए फौजी, 15 मर गए, 16 मर गए, यानी ये हूतीज उनको डैमेज करते रहे हैं। लेकिन ये और अंडर अंडर अगर और रिपोर्टेड है, ये इसके बारे में ये ना बात करते हैं ना मीडिया पे आने ये देते हैं। शुरू में इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि उन्होंने एक मक्का और या मदीने की तरफ मिसाइल फेंका, जो मक्का मदीना का ताल्लुक ही नहीं है, वो रियाद कहाँ कहाँ पे ये जान के सऊदी पहले सेक्टेरियन गेम खेलते हैं, फिर उसके बाद इस्लाम को आगे लाने की कोशिश कर। लेकिन अब आपने देखा होगा कि पिछले महीनों से ये बात अब कोई भी नहीं कर रहा, ये बात अब खत्म हो गई है। तो इसलिए ये जब वहां पे देखेंगे कि ये शिकस्त खा रहे हैं और इनकी जो इकोनॉमी है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही ये सारे मामला को। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि ट्रम्प हार जाए, एक अभी कितने 20 दिन ही सिर्फ रह गए हैं, और जो बाइडेन जीत जाए और जो बाइडेन इनको हौसला देना बंद कर दे, तो फिर इनके पल्ले कुछ भी नहीं रह जाए। फिर इसके अलावा कि वो बातचीत के दरवाजे खोलें, और लेकिन जब वो ये कमजोरी को दिखाएंगे तो फिर हूती से इनके ऊपर ज्यादा डिमांड भी करेंगे। देखिए आपने हमने देखा यहाँ बैठ के, और कि ये बड़ा पेचीदा मसला है, बिल्कुल। लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि इसको हम किस तरीके से काबू में लाएं और किसी सिमत हम चलें। जी, डॉक्टर फारूक उस्ताद, एक बस छोटी सी मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पार्लियामेंट में उस तरह डिटेल डिस्कस होती है जिस तरह इसको होना चाहिए? जब ट्रुप्स भेजने की बात आती है या यमन का मामला हो, सऊदी अरब का मामला हो, तो हम उस तरीके से चीजों को डिबेट नहीं करते हैं और तमाम पार्टीज उसके ऊपर उस तरीके से यूनिटी नहीं दिखाती हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो कंफ्यूजन का शिकार रहती हैं या लोग उस पर गेस वर्क ज्यादा करते हैं, जिस तरह अभी हम कर रहे हैं यमन की सिचुएशन के अंदर पार्लियामेंट के किरदार के ऊपर। पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि जहां भी भेज रहे हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी ट्रुप कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो कहाँ कर रहा है? तो आपको लगता है कि ये डिस्कस होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट के अंदर? ऑफ कोर्स कि ये पार्लियामेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। देखिए बात यह है कि पार्लियामेंट में एक चांस बना था जब यमन की न्यूट्रलिटी, लेकिन उसके बाद आप नोट कीजिए कि जब कुआलालंपुर में शहजादे ने हुक्म दिया इमरान खान को ना जाओ, नहीं गया। ये जो नई किताब आई है ना, ब्लड एंड ऑयल, उसमें लिखा हुआ है, उस किताब में उसमें लिखा हुआ है कि जब इमरान खान को हुक्म दिया गया और वो नहीं गया, तो उसके एक एडवाइजर ने इमरान खान ने के एडवाइजर को इमरान खान ने कहा कि ही इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट, इसको MPS को।
मैं इस स्पॉइल्ड ब्रैट के मत्थे नहीं लगना चाहता। ये उस किताब के अंदर मैंने खुद पढ़ा है, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो वो तो लेकिन क्या किसी हमारे जो नवाज लीग और जो जरदारी लीग है उनकी जरूरत हुई कि ये सवाल पार्लियामेंट में उठाते हैं? ये इसलिए नहीं उठा सकते कि इनकी जायदादें हैं वहाँ, ये मिलकर उनसे मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। वो तो ये हुकूमत में कितना नहीं है, गंदा अब हम काम उसके है। ऊपर क्या बात करें, हम तो पीटीआई की गवर्नमेंट से ही बात कर सकते हैं, करंट की गवर्नमेंट में। नहीं तो नहीं ख्याल के बहुत ही कोई अहमक होगा और खुदकशी के ऊपर तुला हुआ होगा और ये कि कौन से हमारे ट्रुप्स हैं, क्या आप बात कर रहे हैं? आप मुल्क आपका जो है वो डूबा हुआ है, वहां पे आप नाले साफ फौज कर रही है कराची में जाके। उसके बाद अगर आप सरहदों की हालत देखें, हर रोज हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर पर, कश्मीर तो एक तरफ है, वो कश्मीर के ऊपर वो आपको हर रोज धमकी दे रहे हैं हमला करेंगे, तो आप ट्रुप्स अपने उठा के भेज रहे हैं किस लिए? अब उनको मारने के लिए, गरीबों को, दूसरों को किस लिए भेजे? अमीरों को कहने के ऊपर ये नहीं। आई डोंट हमने राहील शरीफ को भी तो भेज ही दिया था एनओसी देके। वो तो देखो, वो तो एक किराए पे सऊदी लेके थे। शर्म की बात है कि आपके आर्मी चीफ को किराए के ऊपर वो ले जाएं। मेरा ख्याल है उसको फारिग कर दिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ कहीं नजर आता है लाहौर में। ये इस तरह आपकी जो इज्जत नफ्स है वो नहीं रह सकती। कायद आज़म ने मुल्क को बनाया, इसलिए बनाया था। कायद आज़म ने इसलिए मुल्क बनाया था कि आपको फैली बन के और दूसरे मुल्कों के और उनके ब्लैकमेल उनसे हों, तो फिर क्या फायदा था पाकिस्तान में? अगर आपने खुद मुख्तार मुल्क नहीं बनना था, तो फिर उसका फायदा क्या था मुल्क बनाने का? अच्छा डॉक्टर फारूक खान, आई एम सॉरी मैंने बंद करना था प्रोग्राम, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आप मुझे ये बताएं कि ये सारी जो यमन की जो गेम है, क्या ये सेक्टेरियन बिल्कुल नहीं है या कहीं कहीं सेक्टेरियन है? मैं आपसे सिर्फ इसमें इसी बात को आगे मैं बढ़ाऊंगा। मुझे आप बताइए, नहीं ये बड़ी संजीदा बात है और ये हमें रिजॉल्व करनी है। क्या जो एसटीसी की अभी आपने बात की, जो कि यूएई का धड़ा है, ठीक है, और हादी जो कि सऊदी अरब का धड़ा है, बाकायदा इन्होंने एक दूसरे के ऊपर टैंक चलाए और बेतहाशा बंदे मार भी दिए अभी रिसेंटली, इससे पहले भी। क्या वो उनमें से एक शिया है? नहीं, दोनों सुन्नी है। नंबर एक। नंबर दो, जो लिबिया में लड़ाई हो रही है, जो ट्रिपोली की हुकूमत है सरकारी और हफ्तार की, उनमें से एक शिया है? नहीं, दोनों सुन्नी है। उसके बाद सऊदी अरब यूएई की जो शदीद दुश्मनी है तुर्की के साथ, क्या तुर्की शिया है? नहीं, सुन्नी है। उसके बाद सऊदी अरब यूएई की जो शदीद लड़ाई है कतर के साथ, जिसकी नाकाबंदी की हुई है, क्या कतर शिया है? नहीं। सऊदी अरब यूएई की दुश्मनी है अखवानुल मुस्लिमीन के साथ, जिसको वो दहशतगर्द तंजीम कहते हैं। क्योंकि वो मशरिक़ वस्ता में तमाम मोनार्कीज के खिलाफ है, वो इलेक्शन चाहते हैं ना, वो इलेक्शन चाहते हैं। मैं सिर्फ शिया, ये सेक्टेरियन बात कर रहा हूँ। क्या जो सदर मुर्सी था वो शिया था, जिसके हाथ धो के पीछे पड़ के और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर उसका तख्ता उल्टा, फिर उसको कत्ल भी करवा दिया? क्या हमास वाले जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं इसराइल के साथ फलस्तीनी, वो शिया हैं? नहीं। तो आप मुझे बताइए कि आपके ये सारे मैंने ये धड़े बता दिए, इनमें से कौन से शिया हैं? कि इस सारी बहस के साथ सिर्फ हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यमन की जो सूरत हाल है, ना सिर्फ उसमें सियासी तौर पर बहुत पेचीदगी पाई जाती है, बहुत इंटरनल ग्रुप्स हैं, हुतीज के अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हुकूमत का अलग एक गिरोह है, एसटीएस एक अलग गिरोह है, फिर हुतीज का तो खैर कब्जा ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान को और बाकी ममालिक जो मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक हैं, उनको भी चाहिए कि उनको अपने मसाइल को हल करने दें। अगर उसमें फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहे हैं या कर सकते हैं तो जरूर करें, लेकिन उस इंतशार को बढ़ाने की तरफ कोई भी एक्ट ऐसा नहीं जाना चाहिए सिर्फ इस डर के तहत कि ईरान कहीं यहाँ पर ना आ जाए या ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा है। एक हाइपोथेसिस के ऊपर इन तमाम ग्रुपों को की सरपरस्ती किसी भी ग्रुप की नहीं बनती किसी भी मुल्क के तहत।